सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आओ मिलकर सार्थक करें पुरखों के सपने ये आशीर्वचन, जीवन हो स्वस्थ मंगलमय, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। नमस्कार, आयुष्मान भव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें आशा है कि इसमें दी गई चिकित्सा विज्ञान की जानकारी से आप अपनी सेहत बेहतर बना रहे होंगे। धरती पर जीवन का बीज पड़ते ही कैंसर जीव जंतुओं पर सवार हो गया था। यहाँ तक कि एक कोशिका जीव यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और धरती पर हजारों साल पहले रेंगते हुए विशालकाय डायनासोरस भी इससे बचे नहीं थे। पानी में तैरते स्पॉन्ज, मछलियां, सांप, जंगल में घूमते जानवर, आसमान में उड़ते पंछी और आदमी, इन सब में हजारों सालों से कैंसर पाया गया है। आयुर्वेद में शरीर के भीतर हो रहे इस गुप्त रोग को अबूर्द के नाम से कहा गया है। आज से करीबन 400 साल पहले हिपोक्रेटिस ने कैंसर को कर्क रोग यानी कार्सिनोमा का नाम दिया था। आइए जाने इस कर्क रोग के बारे में। हमारा शरीर कई तरह की कोशिकाओं से बना होता है। वैसे तो ये कोशिकाएं व्यवस्थित ढंग से बनती बिगड़ती हैं, पर कई बार यह अव्यवस्थित ढंग से फैलकर उस अंग में कैंसर फैला देती हैं। कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है व एक अंग से शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल जाता है। तो आज के कार्यक्रम में झरोखा, पिटारा और आस्था के फूल, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसे रोग समूह को कहते हैं जिसके अंदर कई प्रकार के रोग आते हैं और मूलतया शरीर के किसी भी अंग में पाई जाने वाली कोशिकाएं अपने नॉर्मल गति से कार्य न करते हुए फर्क ढंग अपना लेती हैं और एक गांठ के रूप में या अन्य किसी तरह की सूजन के रूप में सामने प्रकट हो जाती हैं। हमारे देश में आमतौर पे जिन कैंसर की संख्या ज़्यादा हम अपने ओपीडी में देखते हैं, उनमें हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में तंबाकू, सिगरेट का सेवन, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो कैंसर है वो है लंग कैंसर। इसकी भी वजह वही है, तंबाकू का सेवन और सिगरेट का सेवन। महिलाओं में दो कैंसर ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो है स्तन का कैंसर और दूसरा है गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। ये दो कैंसर है, इनका इलाज संभव है अगर इनको जल्दी पकड़ा गया। ये 30 से लेकर 50 साल की उम्र में ज़्यादातर देखा जाता है और कारण जैसे कि मैंने बताया कि मोटापा एक कारण हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ें भी, जैसे फैमिलीज में जिसको हम कहते हैं कि जीन से रिलेटेड, उसकी वो भी एक वजह है कि अगर एक फैमिली में है या फैमिली नज़दीकी फैमिली में किसी रिश्तेदार में है तो स्तन का कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ तक स्तन का कैंसर का सवाल है, महिलाओं को हर महीने अपने स्तनों की जांच अपने आप करनी चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ मरीजों की कहानी उन्हीं की जुबानी। अच्छा कि हम कठार से आ रहे हैं, पीलीभीत में गए दिखाने के लिए, उधर में ऑपरेशन हो गया हमारा। अब भी हमारी सकाई हो रही है मगर दर्द है, दर्द होती है, आसपास में पथलियों में दर्द होती है। दर्द जो जहाँ जो ऑपरेशन हुआ सब गिर गई, सब होती, जो बगल में नहीं होती। जो मेरे थोड़ा उधई में हुआ था, उधई में भी दाढ़ी थी मेरे और जो दांत हिल रहे थे, उधई में दांत उखाड़ दी उन लोगों ने, दाढ़ी बनवा दी। लेकिन जब मैं चित्रकूट में आ गया, 1 महीने वहाँ उसका इलाज कराता रहा,
डॉक्टरों से कई बार कहा डॉक्टर साहब कैसा फोड़ा है, 1 महीने ज़्यादा हो गया, बोले आपने दांत उठवाया उसका पोर्शन कुछ रह गया होगा। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इतना सा फोड़ा 1.5 महीने होने आया है, भगवान कैसा फोड़ा है। तब मैं अपने आप स्वयं दिल्ली भगा और दिल्ली आकर के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जब इन लोगों ने टेस्ट किया तो पता लगा ये माउथ कैंसर है। इसके पहले मैं सर्विस में पान तम्बाकू के साथ बहुत खाता, घर में सूखी तम्बाकू चूना और दफ्तर में पान और तम्बाकू खाता था। साला बहुत ही छोटा था, कैंसर बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को 2 दिन रह के गए अस्पताल में, तो मेरे को एडमिट किया था, फिर ऑपरेशन किया था मेरा। पैर में इनके तिल जैसा करीब 6 महीने पहले दिखाई दिया था और फिर गांव में ही उसका दिखाया डॉक्टरों को, बढ़ता बढ़ता अब काफी बढ़ चुका। उन लोग ये तो लास्ट स्टेज, वहाँ जब डॉक्टरों ने ऐसा बतलाया उसके बाद ही यहाँ आए। इससे पहले गांव के डॉक्टर नहीं बता सके कि ये कैंसर है। शरीर के विभिन्न अंगों में आरंभिक अवस्था में कैंसर को भांप लेना आसान नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लक्षण जरूर हैं जिससे आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। ये है कैंसर के मुख्य लक्षण। शरीर के किसी भी अंग से असामान्य खून निकलना, शरीर के किसी भी अंग में गिरटी या गांठ, होंठ, जीभ, गाल या त्वचा का जख्म या फोड़े का ठीक ना होना, निगलने में कठिनाई या खांसी जो ठीक होने में ना आए, मस्से, तिल या किसी जन्म चिन्ह में कोई परिवर्तन, अचानक कब्ज या दस्त जो ठीक ना हो, वजन में कमी, अकारण शरीर में खून की कमी, पेशाब या पाखाने में खून आना। किसी भी तरह के आरंभिक या दूसरे लक्षण होने पर डॉक्टरी सलाह लेने से हिचकिचाए नहीं। हो सकता है कि ये सब लक्षण कैंसर के न होकर किसी आम साधारण बीमारी के हैं। डॉक्टर सही मामला जांचने के बाद कह सकता है कि आखिर मर्ज क्या है। व्यक्ति के प्रभावित हिस्से की जांच व उसकी पूर्ण शारीरिक जांच, खास किस्म के ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, मुंह या गुदा से शरीर के भीतर नली डालकर की जाने वाली जांच और पक्के निदान के लिए सुई या छोटे से ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से बीमार अंग का टुकड़ा लेकर की जाने वाली बायोप्सी मामले को साफ कर देती है। किसी भी जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम कोई भी बीमारी जो है कितनी जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। जल्दी पकड़ने से मरीज को फायदा होता है क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो जिंदगी है, वो ज़्यादा हो जाती है, उसका जो इलाज में खर्चा है वो कम आता है। अल्ट्रासाउंड का कैंसर में यही फायदा है कि वो इसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकता है। कैंसर की स्टेजेस होती हैं और अगर मरीज पहली या दूसरी स्टेज में हमारी पकड़ में आ जाते हैं तो उनका सर्जरी, रेडिएशन या डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कीमोथेरेपी करने पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जो गांव में कैंसर है उसका मरीज का डॉक्टर के पास आने में जो देरी है वो गांव में जिन लोगों को कैंसर है ये चीज़ देखी गई है। शहर में पढ़े लिखे लोगों में और बाकी सुविधाएं मिलने में, उपचार की सुविधाएं करीब होने की वजह से जो शहर के कैंसर है उनकी जो स्टेजेस है उसकी जो वो है वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, बजाय कि गांव में जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं। अगर कैंसर जल्दी पकड़ा जाए तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मुझे कैंसर 10 साल पहले हुआ था। क्योंकि मेरा कैंसर जल्दी पकड़ा गया और इलाज जल्दी से शुरू हो गया तो मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ और मुझे कैंसर नहीं है। कैंसर का पता लगने के बाद उसका जल्द से जल्द इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। कैंसर की इलाज के 3 मूल आधार हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कैंसर किस हिस्से का है, कितना फैला हुआ है और किस किस्म का है, ये सब जानने के बाद ही
कैंसर विशेषज्ञ इलाज चुनते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि कैंसर को जड़ समेत ही खत्म कर दिया जाए। कैंसर के मरीज में अगर इलाज हो सकता है सर्जरी के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा या कीमोथेरेपी के द्वारा, तो पेशेंट अगर अपनी विल पावर, कॉन्फिडेंस और अपना करेज दिखाते हैं और उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने की संभावना रह सकती है। सर्जरी जो कि जिसको हम शल्य चिकित्सा कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि कैंसर जो कि दिखने वाला भाग उसको पूरा निकालना, जड़ से निकाल देना, उसको हम सर्जरी कहते हैं। वो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। और जो कैंसर की बची कुची कोशिकाएं सर्जरी के बाद भी आसपास के हिस्से में जो दिखने में नहीं आती, बच जाती हैं, उसके लिए हम रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के रेडियोथेरेपी हर तरह के कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें रेडियोथेरेपी का उपयोग ज़्यादा होता है, और वो कैंसर्स हैं जो हिंदुस्तान अपने देश में पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स हैं, जो कि पुरुषों में मुंह, गले और जीभ आदि के कैंसर जिन्हें हेड एंड नेक कैंसर्स कहते हैं, और स्त्रियों में गर्भाशय कैंसर जिन्हें सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर्स कहते हैं। और एक और कैंसर जो स्त्रियों में आज कल ज़्यादा पाए जाने लगा है वो है स्तन का कैंसर। इसमें भी रेडियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। और ये भी जरूरी बन जाता है कि ऐसे मरीज को अपना इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर के पास लंबे समय तक अपने निरीक्षण के लिए आए, ताकि वो कैंसर ये देखने के लिए कि क्या वो कैंसर दोबारा तो नहीं हो गया है। कैंसर से बचाव के लिए इनसे बचें: धूम्रपान, तंबाकू खाना और सूंघना, मदिरापान, बढ़ता प्रदूषण, अत्यधिक एक्सरे, हानिकारक रसायन, मोटापा, चर्बी या चिकनाई युक्त चीजों का अधिक सेवन। नीम हकीमों, सड़क छाप डॉक्टरों और विज्ञापन द्वारा हर किसी प्रकार के कैंसर का शर्तिया इलाज करने वाले तथा कथित डॉक्टरों से बचने में ही बेहतरी है। इसी तरह हमारे समाज में कैंसर के बारे में कई भ्रांतियां हैं जिनसे बचाव जरूरी है। मैंने देखा है कि कई बार कैंसर के मरीज को अलग रखा जाता है, कोई उनके पास नहीं आता ये सोचकर कि उनको बीमारी लग जाएगी। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, कई बार उनको नौकरी से निकाला जाता है और इंश्योरेंस भी नहीं मिलता उसके बाद उन्हें। तो ऐसे समाज की जो रिएक्शंस हैं अब तक बहुत नेगेटिव रही हैं, और मुझे लगता है इसका कारण ये है कि लोगों को कैंसर के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। मैं इस समय कैंसर सर्वाइवर हूँ। पहले मैं थोड़ा कैंसर था मुझे। तो इस समय जो माहौल है हमारे यहाँ का, या कुछ कहना ऐसा चाहिए कि माहौल ऐसा बन गया है कि जब तक आदमी एक मेडिकली फिट ना हो, क्योंकि जहाँ भी जाओ सर्विस के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर किसी को पता लगता है ऑफिस के अंदर भाई इसको तो ये है, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें वो इतना फिर मतलब इतना डिप्रेस करते हैं बंदे को। उनका जो कैंसर का अप्रोच है वो भी थोड़ा बदलना चाहिए कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है, कि कैंसर आजकल इसका इलाज है, लोग ठीक हो सकते हैं, और उनको यही सोचना है कि हम ठीक हो जाएंगे और ये जो फेज है इसमें से हम बिल्कुल सही निकल आएंगे। कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जरूरत है जल्द इलाज की और मन में साहस और दृढ़ता की। तभी हम कैंसर से लड़ाई जीत सकते हैं। हौसले बुलंद हों तो आदमी भला क्या नहीं कर सकता। आइए आस्था के फूल में मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने बचपन में अपनी आंखें तो गवा दी, लेकिन अपने भीतर के संकल्प को टूटने नहीं दिया। बिना आंखों के ही अपनी तालीम पूरी की और उसके बाद एक के बाद एक
तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गया। ऐसी सीढ़ियां जिसे तय कर पाना किसी के लिए भी बड़े गौरव की बात हो सकती है। आइए मिलते हैं श्री लाल अडवाणी जी से। मेरा जन्म 26 अप्रैल 1923 को कराची में हुआ। जिस वक्त मैं जन्मा था उस वक्त जो डॉक्टर मदद करने आई थी उसने अपने उपकरणों को स्टेरलाइज नहीं किया था। तो शक ये है कि उसके कारण कुछ मुझे आंखों में इन्फेक्शन हुआ। मेरी ट्रीटमेंट की, बहुत से ऑपरेशन किए, कुछ देर तो दृष्टि आई भी, लेकिन जब 5-7 ऑपरेशन हो चुके उसके बाद फिर वो चली गई। 12 साल के करीब था मैं जब वो दृष्टि चली गई। मैं उन दिनों में एक आम स्कूल में पढ़ा। उस वक्त मुझे स्कूल में बैठने तो दिया, लेकिन जब इम्तिहान का सवाल आया तो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन नहीं देने दिया। इसलिए मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। आखिर मैंने लंदन यूनिवर्सिटी का इम्तिहान कराची से दिया और मैं वहाँ का जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन मुझे मिला। उसके बाद मैंने BA MA और बाद में 3 मैंने डिग्रियाँ स्पेशल एजुकेशन में ली हैं, एक लंदन से, एक बॉस्टन से, एक पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड है वहाँ से। मैं शायद पहला ब्लाइंड पर्सन था जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चुना इस काम के लिए, और मैं तब से गजेटेड ऑफिसर रहा 1983 तक। 36 साल मैं काफ़ी मैं सीनियर ऑफिसर बना। मैं आखिरी पोस्टिंग जो मेरी थी वो थी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून में, जहां मुझे फुल हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया, यानी उतनी पावर्स थी जितनी एक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को होती हैं। मैं अभी भी डिसेबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट लेता हूं, क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट हूं 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस के जहां हम डिसेबल को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे पास पर्सनल हॉबीज के लिए काफ़ी कम समय रहता है। फिर भी मेरे को न्यूज़ सुनने का बहुत शौक है। टीवी पे, रेडियो पे मैं सुनता हूँ। मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ जनरली रेडियो वगैरह पे। जब मौका मिले तो ब्रेल भी पढ़ता हूँ। कभी कभी पौधों को पानी देना या ऐसा घर का काम करना वो भी करता हूँ। खाना पीना तो बनाना नहीं आता मुझे, लेकिन चाय का मैं बहुत शौकीन भी हूँ। चाय बनाने आती है और मैं बहुत दफ़े जल्दी उठ जाता हूँ तो 4 बजे अपनी चाय बना के पी लेता हूँ। बाकी खाना पीना अगर मुझे कोई ना देगा तो मुझे नहीं आता बनाना। मैं उनको हर दृष्टि इनको यही कहूँगा कि अपने आप में विश्वास रखो, अपनी मेहनत करो और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन पिछले 50 सालों में बहुत अंतर आया है। उस वक्त में जब मैं ब्लाइंड हुआ तब लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, एक गाना बजाना सीख लो या वेद शिक्षा सीख लो। तो जो हालत आज से 50 साल पहले थी वो बिल्कुल नहीं है आज हमारे वक्त निराशाजनक हालत थी। इस वक्त उतनी निराशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने आरक्षण भी करी है। 1% पोस्टें ब्लाइंड के लिए आरक्षित हैं और कानून बन गया है, डिसेबिलिटीज एक्ट 95 वो बन गया है। उसमें ये कहा गया है कि हर विकलांग बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उसको सारे उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो ये सब पिछले 50 वर्षों में हुआ है। हमारे ज़माने में कोई ऐसी बात नहीं थी। कंप्यूटर्स की मदद आज हमें हर क्षेत्र में मिल रही है और यही बात चिकित्सा जगत के लिए भी सही है। अल्ट्रासाउंड का नाम आज हर जुबान पर है। ऐसा कौन है जो इसके बारे में नहीं जानता? ये छोटा सा यंत्र हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की पूरी खबर हमें दे सकता है, लेकिन गर्भाशय में आकृति ले रहे गर्भ की जानकारी देने में इसका आज कोई सानी नहीं। आखिर
छठी माहवारी से लेके प्रसूति के वक्त तक, डिलीवरी के टाइम तक 40 हफ्ते गुजरते हैं। इस वक्त के दौरान आमतौर पे 3 बार अल्ट्रासाउंड की जांच करवाई जाती है। सबसे पहले जो जांच होती है वो होती है 8वें से लेकर 10वें हफ्ते तक। इसमें हमें पता चल जाता है कि वाकई में बच्चा ठीक जगह ठहरा हुआ है या नहीं, क्या उसकी धड़कन आ चुकी है और क्या अंदर कोई खून तो नहीं जमा हुआ। दूसरी जांच जो आमतौर पे हम लोग करते हैं वो हम करते हैं 18 से 20 हफ्ते तक, यानी कि 5-6 महीने के ख़त्म होने पे। उसमें हमें सबसे ज़रूरी बात तो ये पक्का पता चल जाती है कि बच्चे में कोई शारीरिक खराबी तो नहीं है, क्योंकि अगर शरीर का कोई हिस्सा मारा गया हो या उम्मीद है कि आगे जाके ये हिस्सा ठीक से काम नहीं करेगा, तो कम से कम हम ये मरीज़ को बता सकते हैं कि भाई ये बच्चा ठीक नहीं होगा, और उनको फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको रखा जाए या गिराया जाए। जो तीसरी जांच जो होती है वो हम करते हैं 9वें महीने की शुरुआत में या 9वां महीना जब खत्म होने वाला होता है। ये आमतौर पर सबसे ज़रूरी जांच होती है, क्योंकि इसमें यह हमें पता चल जाता है कि बच्चे को जो रक्तचाप है उसकी कमी तो नहीं हो रही है, क्या बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगी, क्या ये बच्चा मारा तो नहीं जाएगा डिलीवरी होते वक्त। इसके अलावा जब भी डॉक्टर को शक हो कि बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा या जो गर्भावस्था है उसमें कोई खराबी आ रही है, तो उसका भी हमें खास जांच करवानी पड़ती है। उसमें फिर 4थी या 5वीं या 6वीं हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ कि मेरी 3 प्रेगनेंसी हो गई है, वो भी 3 ऑपरेशन के से हुई हैं, 4थी भी अब ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई बेबी के अंदर कोई कमी तो नहीं है, या मेरे जो भी स्टिच वगैरह जो लगे हैं वो ठीक है या नहीं है, वो सब जानने के लिए मैं इधर मेडिकल से रेफर किया था, तो फिर मैं इधर आए, तो इधर से मेरे को सारा अल्ट्रासाउंड करके बता रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक है। अल्ट्रासाउंड कोई नई चीज़ नहीं है। जो पहला अल्ट्रासाउंड जो हमने किया था वो 1957 में किया था, 40 साल इसको हो चुके हैं, और आज तक हमने ये नहीं देखा है कि किसी भी बच्चे पे ये अल्ट्रासाउंड का बुरा असर हुआ हो, या उन बच्चे के जो बच्चे हो गए उनमें कोई बुरा असर हुआ हो। तो इन 40 सालों में हमारी तसल्ली हो गई कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल हानिकारक नहीं है, और जहाँ पे ये उपलब्ध हो तो ज़रूर करवाया जाए। अल्ट्रासाउंड आधुनिक तकनीक का एक सुंदर तोहफा है, जिसका सही और समुचित उपयोग ही बच्चे और माँ के जीवन को सुखद बना सकता है और डॉक्टरों को सही कदम लेने की राह दिखा सकता है। और अब समय है पिटारे का। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज सचमुच एक भयानक बीमारी है, पर शुरू में ही सही इलाज हो जाए तो जान बच सकती है। तेल और मिर्च लगाने के बजाय अगर उस जगह को अच्छी तरह साबुन से धो लिया जाए तो सही है। और हाँ, सही इलाज के लिए पास के अस्पताल में जाकर टीके लगवाना ना भूलें। आयुष्मान भव में हमने आपके विचारों से बहुत कुछ सीखा। हमें आशा है कि आपने भी चिकित्सा जगत के बारे में नई नई बातें जानकर उन्हें अपने जीवन में अपनाकर हमारा आपके लिए आयुष्मान भव का सपना, यानी लंबी सुखद उम्र का सपना पूरा करने की ठान ली होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आओ मिलकर सार्थक करें पुरखों के सपने, ये आशीर्वचन, जीवन हो स्वस्थ मंगलमय, आयुष्मान